तो आइए एक बार फिर से स्वागत है आपका लुसेंट का महासीरीज में। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होने वाला है गुप्त साम्राज्य। क्या होने वाला है? गुप्त साम्राज्य। तो इसे ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा, देखिएगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो गुप्त साम्राज्य की उदय की बात करते हैं तो ये 3री शताब्दी के अंत में हुआ है। और कहाँ पर हुआ है? तो ये प्रयाग के निकट कौशाम्बी जो जगह है वहाँ पर इसका उत्पत्ति बताया जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक की बात करते हैं तो ये श्रीगुप्त है, ठीक है। जिसका पीरियड की बात करते हैं तो 240 से 280 ईसा पूर्व ईस्वी रहा, ठीक है। सॉरी, ईसा पूर्व में ईस्वी की बात हो रही है, क्योंकि यह 3री शताब्दी की बात हुई है। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी जो था वो घटोत्कच था और इसका जो पीरियड रहा 280 से 320 ईस्वी रहा है। अब देखिए आगे चलते हैं। ये औपचारिकता यहाँ पर बात की जाती है। वास्तविक संस्थापक की बात होगा तो वो जो है गुप्त वंश का चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, ठीक है। तो आपको यदि संस्थापक पूछेगा तो श्रीगुप्त होगा। और यदि मेन रूप से जो संस्थापक होता है कि यहाँ से जो है इसकी चर्चा होने लगी है, महान हुआ, तो चंद्रगुप्त प्रथम होगा। गुप्त वंश का प्रथम देखिए यहाँ पर महान सम्राट की बात है तो चंद्रगुप्त प्रथम है। और इसका जो है जो पीरियड रहा है 320 ईस्वी के बाद रहा है, मतलब 320 ईस्वी पर एक गद्दी पर बैठा है। ये जो है लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह करता है। इसने जो है महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण करता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट बात हो गई। गुप्त संवत की बात करते हैं तो 319 से 20 ईस्वी में शुरुआत जो है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की जाती है। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी की बात करते हैं तो समुद्रगुप्त हुआ, जो कि 335 ईस्वी में वो राजगद्दी पर बैठा। आर्यावर्त में 9 शासकों को और दक्षिणावर्त में, मतलब उत्तर भारत में 9 शासक और दक्षिण भारत में इसने 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण जो है इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट हो गया, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, याद रखिएगा। इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। किसने? तो समुद्रगुप्त ने। अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक और परम भागवत का। महाराजा धीराज की बात होती है चंद्रगुप्त प्रथम का। इसे कविराज भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त का अदर नाम भारत का नेपोलियन, अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक, परम भागवत और कविराज। समुद्रगुप्त जो था वो भगवान विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत का बहुत ही प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर बीना वादन करते हुए उसे दिखाए जाने के कारण ऐसा अनुमान लगाया जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी जो था, दरबारी कवि हरिसेन था। इसने इलाहाबाद प्रशस्ति की लेख की रचना इसने की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक की बात करते हैं तो वो कौन था? समुद्रगुप्त था। ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन होता है? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय होता है। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद अभी हम लोग पहुँचे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय तक। ये जो है 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी प्रश्न आता है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। शकों पर विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था किस विजय के उपरांत जो है चांदी के सिक्के चलाया था? तो क्या हो जाएगा? शकों पर विजय के उपरांत, ठीक है। चलिए, साब चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। अब देखिए, हरिसेन की बात होती है तो समुद्रगुप्त का राजकवि था। अब यहाँ पर साब की बात होती है तो चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र और उज्जैनी जो था वो विद्या का प्रमुख केंद्र रहा था। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे क्या कहा जाता था? तो उसे नवरत्न कहा जाता था। महाकवि कालिदास, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, संभवतः इसलिए लिखा गया है कि इनमें से अग्रगण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त जो थे वो कौन कौन निवास करते थे? तो नीचे दिया गया है। धनवंतरी, छपनक जो फलित ज्योतिष के विद्वान थे, अमर सिंह कोशकार थे, शंकु वास्तुकार थे, बेताल भट्ट, घटकरपर, वराहमिहिर जो कि खगोल विज्ञानी थे, एवं बररुचि जैसे विद्वान उनके दरबार में रहा करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक सचिव वीरसेन जो थे वो शैव मतावलंबी थे, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीरसेन जो थे वो व्याकरण, न्यायमीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित तथा एक कवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी की बात करते हैं तो हाँ, कुमारगुप्त हो जाते हैं। याद रखिएगा,
हम लोग चल रहे हैं स्टार्टिंग से श्रीगुप्त फिर घटोत्कच, तो ये दोनों का इम्पोर्टेंस थोड़ा कम है। चंद्रगुप्त प्रथम से इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, फिर भी हम लोग पूरा याद कर लेते हैं। श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद हम लोग पहुँच गए हैं कुमारगुप्त तक। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम तक, इन्हें ही गोविंद गुप्त भी कहा जाता है। इनका पीरियड की बात करते हैं तो 415 से 454 ईस्वी रहा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त के द्वारा ही की गई है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी की बात करते हैं तो स्कंदगुप्त हो गए 455 से 467 ईस्वी में। स्कंदगुप्त जो थे वो गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का उन्होंने पुनरुद्धार करवाया था। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुनों का आक्रमण होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये ऐसा प्रश्न आ जाएगा कि हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, इसके नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ पर आपको स्कंदगुप्त लगाना है। ठीक है, अंतिम गुप्त शासक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम गुप्त शासक की बात करते हैं तो विष्णुगुप्त हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी, तो वो देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके शासक को ऊपरी कहा जाता था। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई थी, जिसके प्रमुख जो विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था, और जो पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी होते थे उन्हें दंडपाशी कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो वो ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। अन्य सदस्य जो होते थे वो महत्तर कहलाते थे। ठीक है, ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादन का कितना हुआ करता था, तो 1/4 से लेकर 1/6 भाग हुआ करता था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गुप्त काल में बलात् श्रम यानी कि बिष्टी राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था, जिसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। पहला था क्षेत्र, जो कृषि करने योग्य भूमि थी। वास्तु, जो वास करने योग्य भूमि थी। चारागाह भूमि, जो पशुओं के चारा योग्य भूमि थी। सील, ऐसी भूमि जो जोतने के योग्य नहीं होती थी। अपरात, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। ठीक है, सिंचाई के लिए रहट या घंटे यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था, तो ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर जो थे वो कहाँ स्थान पर हैं, वो यहाँ पर विवरण दिया गया है। तो गुप्तकालीन जो विष्णु मंदिर है वो तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर की बात करते हैं तो भुमरा नगौदा मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर की बात करते हैं तो नैना कुठार मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। शिव मंदिर खो नागौद मध्य प्रदेश में है। भीतरगांव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश ईंटों द्वारा निर्मित है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला। ठीक है, इसके अलावा आप देखिएगा ये सब कहीं नहीं पूछा गया, लेकिन ये वाला देखिएगा दशावतार मंदिर और ये भीतरगांव वाला मंदिर, ये दोनों इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किए हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। सर्वाधिक की बात हो रही है तो यहाँ पर अंडरलाइन कर दीजिएगा। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा, इन्हें अभिलेखों में दिनार कहा गया है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है, तो याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। देखिए, कायस्थ का वर्णन की सिर्फ बात करेंगे तो याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है, और कायस्थ एक जाति है, ये बातें जो लिखी गई है, ये बातें जो बताई गई है, ये सबसे पहले ओशनम स्मृति में मिलता है। चलिए, कायस्थ का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में, और कायस्थ एक जाति, इसका वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में सवर जाति के लोग रहते थे। वे अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। ठीक है, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण जो मिलता है वो 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु होने पर उसकी पति को सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति जो करती थी उस महिला को गणिका कहा जाता था। वृद्ध जो वेश्या होती थी उसे कुटन्नी कहा जाता था। ठीक है, गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी था, उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का क्या था, तो राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष जो मिलते हैं वो देवगढ़ जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश का दशावतार मंदिर में मिलते हैं। ठीक है, यह बेतवा नदी के किनारे स्थित है।
या तट पर कह सकते हैं। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष रहे हैं, जिसमें गुफा संख्या 16 और 17 ही गुप्तकालीन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसा ही प्रश्न पूछता है, ठीक है। इसमें गुफा संख्या 16 जो है, उसमें 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र जो है वो प्रशंसनीय कहा गया है उसे, ठीक है। और गुफा नंबर 17 में जो है उस चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में क्या है, तो बुद्ध के जन्म, जीवन, महापरिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म का महायान शाखा की है, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ का गुफा है, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को, जो कि संस्कृत में लिखा गया है, को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। पहला में मित्रभेद, दूसरा में मित्रलाभ, तीसरा में संधि विग्रह, चौथा में लब्ध प्रणाश और 5वां में अपरिच्छाकारित्व, ठीक है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण उन्होंने बताए हैं। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ठीक। वराह मिहिर ने बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहज्जातक और लघु जातक की रचना की है, जिसमें बृहत संहिता सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषयों में चर्चा की गई है। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे, याद रखिएगा। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो याद रखिएगा, ये कौन थे, तो ब्रह्मगुप्त थे। ये न्यूटन की बातों को पहले ही कल्पना कर लिए थे। गुप्त काल में पलकानु ने पशु चिकित्सा पर हस्त्यार्वेद लिखा। नवनीतकम का रचना गुप्त काल में ही की गई। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दी गई है। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई है, ठीक है। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी, याद रखिएगा। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया का कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहस्पति स्मृतियों की रचना भी गुप्त काल में ही हुई है। आगे चलते हैं। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा भी गुप्त काल में होता है। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास की बात करते हैं तो गुप्त काल में हुआ है। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृक्ष कटिकम या माटी का खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा की बात है, जिसमें प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। ऐसी दूसरी रचना कौन है, तो भगवद गीता है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नगरों का क्रमिक पतन की बात करते हैं तो गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ये रहा इंपॉर्टेंट गुप्त साम्राज्य का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो कि लुसेंट में दिया गया था, उसी का मैंने पूरा यहाँ पर डिटेल में आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।